हेलो। हाँ, नमस्कार मित्रों। आज फिर मैं आपके इस मंच पर आया हूँ डॉक्टर ऋषि शर्मा के आमंत्रण पर। और डॉक्टर ऋषि शर्मा जी ने आदेश दिया है कि मुझे केवल 2 बाल कथाएं सुनानी है, क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही खुली खिड़की है। अगर खुला दरवाज़ा होता तो मैं 2 से ज़्यादा सुना देता, पर ठीक है, 2 भी बहुत होती है। आशा है आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, आप सुन रहे हो। हेलो ऋषि शर्मा जी। डॉक्टर ऋषि, नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद शर्मा जी। अब मैं शुरू करता हूँ। मेरी पहली कहानी जो है उसका नाम है पेड़ और बादल। मैं इस कहानी को सुनाने से पहले एक छोटी सी भूमिका सुना देता हूँ। एक विश्वव्यापी समस्या की ओर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। विश्वव्यापी समस्या से आप कोरोना मत समझ लेना, ये तो नई समस्या है। वर्षों से हम एक और समस्या का सामना कर रहे हैं, प्रदूषण की समस्या को। न केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में हवा और पानी दिन ब दिन दूषित हो रहे हैं, और इसका एकमात्र कारण वनों का नष्ट होना बताया जा रहा है। पानी की सबसे बड़ी समस्या है। कहा जा रहा है कि 10 अरब लोगों को स्वच्छ पानी पीने का उपलब्ध नहीं है। 1600 प्रजातियां ऐसी हैं, जलीय प्रजातियां जो पानी में रहती है, वो लुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि पानी प्रदूषित हो चुका है। इसके अलावा भी दुनिया की आधी नदियां प्रदूषित हो चुकी है। हमारे देश में भी गंगा जैसी बड़ी नदी प्रदूषित हो रही है, जिसको शुद्ध करने के लिए बहुत सालों से हम प्रयास में जुटे हैं। पता नहीं सब पूरी सफलता कब मिलेगी। इस तरह कहा जा रहा है कि अगला विश्व युद्ध जल के लिए होगा। जल के लिए क्यों? क्योंकि पानी की कमी हो रही है, दिन ब दिन पानी कम होता जा रहा है। ऐसे में हम या कोई और देश युद्ध के लिए आगे आएगा और लड़ाई करेगा पानी के लिए। ये तो बहुत बड़ी समस्या है ना। और पानी का न होना, इसका क्या कारण है? इसका कारण है वर्षा की अव्यवस्था। और वर्षा की अव्यवस्था क्यों है? पेड़ों और जंगल की कमी के कारण। और ये कमी प्रकृति ने नहीं की, कुदरत ने नहीं की, ये हमने और आपने की है। हमने अपने दूसरे कामों के लिए जंगल साफ कर दिए, शहर बसाने के लिए, कारखाने चलाने के लिए, या कुछ और करने के लिए। और जैसे जैसे पेड़ कम होते गए, वर्षा अव्यवस्थित होती गई। इस समय लेकिन इस समस्या की तरफ लोगों का ध्यान काफ़ी समय पहले चला गया था, और इस समय भी देश में के कोने कोने में पेड़ बचाने का अभियान चल रहा है। वह कितना सफल हुआ है ये तो वक्त बताएगा। अभी तो समाज ने चिंता शुरू की है, और अगर यही चिंता कुछ वर्ष पहले कर लेता समाज, तो ये ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो हमारे सामने नहीं आती। पर अब तो आने लग गई है। और यदि पेड़ न कटते, जंगल नष्ट नहीं होते, तो ऋतु चक्र भी प्रभावित नहीं होता। और ऋतु चक्र बिगड़ता नहीं। ऋतु चक्र के बिगड़ने से ही हमें कई नई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अंत में बात यह है कि पेड़ नहीं तो पानी नहीं। पेड़ जरूरी है। अब मैं अपनी मूल बाल कथा पर आ रहा हूँ। कथा का नाम है पेड़ और बादल। वह छोटी लड़की गुड़िया परेशान थी। उसके यहाँ बरसात नहीं हुई थी। उसने उड़कर जाते बादलों से बार बार कहा, यहीं बरसो, यहीं बरसो, हमें बरसात की ज़रूरत है। कोई बादल न बोला, न रुका। वह रूठकर घर के भीतर जाने वाली थी कि एक बादल रुक गया। वह बोला, पानी बरसाने के लिए हमें क्यों कह रही हो? हम तो वे बादल हैं जो बरस कर वापस अपने घर जा रहे हैं। हमारे भीतर पानी नहीं है।
तो जाते समय तुम यहाँ क्यों नहीं रुके? बरसात के बिना हम सब परेशान हैं। हमें कहीं और बरसने का आदेश मिला था। बादल ने कुछ सोचा और बोला, पानी लेकर बरसने की अब 1 महीने बाद आएगी, तब मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ऑर्डर लेकर आऊँगा, तुम्हारे यहाँ ज़रूर बरसूंगा। गुड़िया खुश हो गई, ताली बजाकर नाचने लगी। बादल बोला, तुम्हारे घर का या खेत का पता बताओ। जब पानी से भरा होता हूँ तो बरसने की मुझे जल्दी होती है। गुड़िया ने कहा, अरे हमारा घर तो कोई भी दूर से पहचान लेगा। देखो, घर के सामने 7 पेड़ हैं, घर के पीछे भी 7 पेड़ हैं, घर के दाईं तरफ 4 पेड़ है, घर के बाईं तरफ 3 पेड़ है, कुल हुए 21। ऐसा नज़ारा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। बादल बोला, ठीक है, 1 महीने बाद आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक 1 महीने बाद वह दिन आ गया। गुड़िया जानती थी कि जब भी बरसात आती है उसके घर की छतें टपकती है, चुती है। वह छाता खोलकर बैठ गई, सारा दिन बैठी रही। रात में भी बादल के बरसने का इंतजार किया। कई बादल घर के ऊपर से गुजरे पर बरसा कोई नहीं। गुड़िया सोच रही थी, हो सकता है वह बादल अपनी ड्यूटी पर न आया हो या उसको कहीं और भेज दिया हो। बादल देखने के लिए वह घर से बाहर आई। पहले तो वह खुद बादलों को आवाज़ लगाती थी, अब एक बादल खुद ही उसे देखकर रुक गया। बादल बोला, ए गुड़िया, तुम्हारा घर कहाँ है? गुड़िया खुश हो गई, अरे ये तो वही दोस्त बादल है, अब आया है बरसने। क्या कह रही हो, ये तुम्हारा घर है? गुड़िया ने जब बादल ने कहा कि कहाँ है तुम्हारा घर, तो गुड़िया बोले, अरे भाई, जहाँ मैं खड़ी हूँ वही तो है हमारा घर, जल्दी बरसो ना हमारे घर पर। क्या कह रही हो, यह है तुम्हारा घर? 1 महीने पहले तुमने मुझे घर का जो पता बताया था, यह तो वह नहीं है। तुमने बताया था कि घर के आगे 7, घर के पीछे 7, घर के एक तरफ 4, एक तरफ 3, कुल 21। यहाँ एक भी दिखाई नहीं दे रहा। पहले तुम बरसात करके हल्के हो जाओ, फिर बताती हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम पानी से भरे होते हैं तब हमें बरसने की जल्दी होती है। मैंने तुम्हारा घर खूब ढूंढा, तुम्हारा घर नहीं मिला तो मैं कहीं और बरस कर आया हूँ, मैं खाली हूँ। गुड़िया मायूस हो गई, उदास स्वर में बोली, मैंने तो रोका था पर बापू नहीं माने, बोले पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने सारे पेड़ एक व्यापारी को बेच दिए, वह सब को काट कर ले गया। बादल बोला, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हाँ, बादल तो ऊपर उड़ते हुए पेड़ों से ही जगह को पहचानते हैं। पेड़ नहीं तो बरसात नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो इस वर्ष का काम पूरा हो गया, अगले वर्ष नहीं। अभी तुम या तुम्हारे बापू ज़्यादा नहीं तो उतने ही पौधे उसी जगह लगा दोगे तो मैं अगले वर्ष बरसने के लिए ज़रूर आऊँगा। जाते बादल को गुड़िया ने टाटा किया। वह एक बार उदास हुई पर सदा के लिए नहीं। अगले ही दिन सब ने देखा वह और उसके बापू पौधारोपण कर रही हैं। मित्रों, कहानी का उद्देश्य यही है कि पेड़, यदि हमें किसी वजह से एक पेड़ काटना पड़े तो उसकी जगह 7 लगाएं। उस घर के तो 21 पेड़ कटे थे, वहाँ बरसात कैसे होगा जहाँ एक घर के 21 पेड़ कट जाए? कितने ही घर होते हैं, जंगल के जंगल नष्ट हो जाएंगे घरों के कारण। इसलिए घर ऐसे बनाएं कि पेड़ सुरक्षित रहे और बरसात आती रहे, बरसात से शुद्ध पानी आता रहे और हमें पानी मिलता रहे। मेरी ये पहली कहानी पर्यावरण के लिए थी।
आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जिन मित्रों ने स्वागत किया है, कहानी की तारीफ़ की है या सुना है, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको मेरी दूसरी कहानी भी पसंद आएगी। दूसरी कहानी इससे थोड़ा हटकर है। इस कहानी को मैंने मनोरंजन और तिरंगे को महत्व देने की दृष्टि से लिखा था। कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा तिरंगा और ये कहानी लगभग 20 साल पहले लिखी थी। 20 साल के अरसे में कई पुस्तकों में तो ये संकलित हुई और कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुई और तारीफ भी हुई, पाठकों ने की, संपादकों ने की। लेकिन इस कहानी ने एक बार मुझे उलझन में भी डाल दिया और वो उलझन मैं 2-3 साल अपने ऊपर लिए बैठा रहा। लेकिन उस उलझन का भी मैंने कोई उपयोग किया, वह बाद में बताऊंगा। और एक दिन वह उलझन अचानक सुलझ गई। कैसे, ये भी कहानी सुनने के बाद आपको सुनने को मिलेगी। कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा तिरंगा और जिस पुस्तक में ये संकलित है उसका नाम भी मैंने यही रखा, सबसे बड़ा तिरंगा। घर में बंद रहना, वह भी किसी त्योहार के दिन, बड़ा ही कठिन होता है, पर ज़रूरी हो तो ऐसा भी करना पड़ता है। इसी 15 अगस्त की बात है। 12 वर्षीय योगी को घर में रहना पड़ा। स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए वह घर से बाहर नहीं जा सका क्योंकि किसी ज़रूरी काम से उसके माता पिता, भाई बहन दूसरे शहर चले गए थे। घर को सूना छोड़ने की बजाय उन्होंने योगी को स्कूल से ही छुट्टी दिलवा दी। बिजली नहीं थी, इसलिए वह टेलीविज़न भी नहीं देख पा रहा था। वह सोचने लगा उसके दोस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह में परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहे होंगे। उसके कुछ दोस्त तो परेड देखने के लिए दिल्ली जाने वाले थे, वे भी गए होंगे। वहाँ से वापस आकर वे सब उसे बताएंगे कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में उन्होंने क्या क्या देखा, पर वह खुद कुछ नहीं बता सकेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब योगी के दोस्त आए और उन्होंने समारोह का आंखों देखा हाल बताना शुरू किया तो योगी भी पीछे नहीं रहा। उसने भी कैसे घर में रहकर स्वतंत्रता दिवस मनाया वह अपने दोस्तों को बताने लगा। दोस्तों की बातों के जवाब में उसने बताया, मेरे पास एक तिरंगा झंडा है, मैंने उसे छत के मुंडेर पर लाठी के सहारे लगा दिया। मैंने ही ध्वज को सलामी दी और राष्ट्रीय गीत गाया। उस समय तुम्हारे सिवाय कोई और खड़ा नहीं हुआ होगा। उसका एक मित्र बोला, क्यों नहीं, मैंने अपनी बहन के सब गुड्डे गुड़ियों को पहले ही एक कतार में खड़ा कर दिया था। मेरे कहने पर हमारा टॉमी भी अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। मुझे ज़ोर ज़ोर से राष्ट्रगान गाते सुनकर आंगन में एक तरफ बैठी हमारी गाय भी खड़ी हो गई। योगी की बात सुनकर उसके दोस्त हंस पड़े। मैं तिरंगे के पास अभिवादन की मुद्रा में खड़ा था। सबसे पहले कतार में कई कबूतर हमें सलामी देते हुए हमारे सामने से उड़कर गए। फिर फाख्ता ने भी उसी तरह उड़ान भरी। कौवा भला क्यों पीछे रहता, उसने भी काँव काँव करते हुए उड़ान भरी। एक बार तो तोतों ने मिलकर मेरे सामने तिरंगा ही बना दिया। लाल रंग का तोता सबसे ऊपर, उसके नीचे सफ़ेद रंग का और सबसे नीचे हरे रंग का तोता। इनके ठीक बीच में नीले रंग की चिड़िया गोल घूमते हुए उड़ रही थी। इस प्रकार तिरंगे का रूप बनाकर वे बहुत देर तक उड़ते रहे। और झांकियाँ, उसके एक दोस्त ने कहा, झांकियाँ? हाँ, झांकियाँ भी थी मेरे समारोह में। एक मोर ने काफ़ी देर तक तिरंगा के सामने अपना नाच दिखाया। रंग बिरंगा नीलकंठ और चिड़िया भी वहाँ बहुत देर तक गाते रही थी।
तिरंगे के पास एक लकड़ी पर चोंच से ठक ठक कर कठफोड़वे ने भी अपनी खुशी प्रकट की। मैंने एक भाषण भी दिया। मैंने सुनने वालों से कहा कि हम सबको अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना चाहिए। मेरी इस बात पर हमारा टॉमी काफ़ी देर तक उछल कूद करता रहा। इसका मतलब यही था कि अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए वह पूरी तरह तैयार है। उसका एक दोस्त बोला, जानते हो, मैं आज ही दिल्ली से स्वतंत्रता दिवस समारोह देख कर आया हूँ। वहाँ मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जो तुम आज तक नहीं देख सके। उसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तुम उस चीज़ का नाम तो बताओ। दोस्त ने बताया, आज उसने एक बहुत बड़ा तिरंगा झंडा देखा। वह तिरंगा झंडा एक आदमी ने बनाया था। उसे लेकर वह बहुत दूर से दिल्ली आया था। वह झंडा 55 मीटर लंबा था। योगी मुस्कुराया और बोला, वैसे तिरंगा बड़ा हो या छोटा, उसका महत्व एक समान है। पर आज एक तिरंगा मैंने भी देखा। उसे किसी आदमी ने नहीं, बादल और सूरज ने मिलकर बनाया। उसकी लंबाई नहीं नापी गई, पर वह सबसे बड़ा तिरंगा था। सभी दोस्त ये सुनकर हैरान रह गए। जल्दी से जल्दी उस तिरंगे के बारे में बताने का सभी कहने लगे। योगी ने बताया, वैसे तो उसे इंद्रधनुष कहते हैं और उसमें कई रंग दिखाई देते हैं, पर आज जब मैंने उसे देखा उसमें 3 ही रंग दिखाई दे रहे थे, केसरिया, हरा और बीच में भूरा, जिसमें सफ़ेदी ज़्यादा दिख रही थी। 15 अगस्त को वह हमारे राष्ट्रीय ध्वज जैसा तिरंगा बना हुआ था, सबसे बड़ा तिरंगा। बात सुनकर चेहरे पर मुस्कान, और योगी तो गर्व से तन गया। मित्रों, ये तो थी कहानी। अब इस कहानी की एक कहानी सुना रहा हूँ जिसमें मुझे काफ़ी समय तक उलझन में रखा। इस कहानी ने कई पत्र पत्रिकाओं में स्थान पाया, कईयों से सराहना मिली, लेकिन किसी ने इस कहानी की एक गति की तरफ गलती को, हालांकि वह गलती थी नहीं, फिर भी वह गलती कैसे बन गई यही बताने जा रहा हूँ। मुझे जोधपुर में जाना पड़ा। वहाँ पुस्तक प्रदर्शनी लगी हुई थी। उसमें नेशनल बुक ट्रस्ट का एक आयोजन था। उस आयोजन में उन्होंने मुझे कहानी सुनाने के लिए बुलाया था, बच्चों को। और बच्चे थे जोधपुर के पास के गांव के सरकारी स्कूल के, छोटे से गांव के सरकारी स्कूल के बच्चे, जिन्होंने न बड़ी दुनिया देखी थी न शहर देखा था। 7 या कक्षा 8 के बच्चे थे। मैंने उनको कहानी सुनाना शुरू किया। कौन सी कहानी? यही कहानी जो मैंने आज आपको सुनाई है। जब कहानी पूरी हुई तो मैंने दर्शकों की तरफ, यानी उन बच्चों की तरफ देखा तो बच्चों ने खूब तालियां बजाई, एक बच्चे को छोड़ करके। उसने तालियां नहीं बजाई, बल्कि जब तालियां ख़त्म हो गई तो एकदम खड़ा हो गया और बोला, सर, आपकी कहानी में एक गलती है। मैं चौंक गया। मैंने कहा, क्या गलती है भैया, बताओ। तो आपने सुबह सुबह इंद्रधनुष देखना बताया है। इंद्रधनुष सुबह नहीं दिखाई देता, वह बाद दोपहर दिखाई देता है। अब चौंकने की बारी मेरी थी, क्योंकि मैंने तो कल्पना की थी। मैंने इंद्रधनुष सुबह देखा ही नहीं था। मैं उसको कैसे कहता भी होता है मैंने देखा है। लेकिन मैंने बहस नहीं की। मैंने उसको शाबाश कहा और अपने पास बुलाकर कहा, मुझे 2 खुशी हो रही है। एक तो तुमने मेरी इस कहानी में गलती पकड़ ली, दूसरी यह है कि तुमने इतने ध्यान से सुनी।
तब गलती तुम्हारे सामने आई और मैंने उसे एक पुस्तक पुरस्कार स्वरूप दी। मैंने कहा चलो ठीक है। उस दिन वो बात ख़त्म हो गई, लेकिन मैं सोचता रह गया कि मेरी कल्पना है लेकिन गलत है। मैं एक गलत तथ्य बाल कथा में शामिल कर चुका हूँ और बच्चों ने भी यही मान लिया होगा, पाठकों ने भी, जिसने भी सुन, किसी ने भी गलती नहीं पकड़ी। लेकिन मैंने इस गलती का एक उपयोग करना शुरू कर दिया। क्या उपयोग? मुझे और भी कुछ जगह कहानी सुनाने का अवसर मिला। कई जगह मैंने इस कहानी को सुनाया और फिर सुनने वाले बच्चों से पूछा भी बताओ इसमें गलती क्या है। शायद कोई बच्चा नहीं बता सका और फिर मैं उनको बताता भी मेरी गलती ये है कि मैंने सुबह सुबह इंद्रधनुष दिखा दिया। मेरा ये आयोजन, ये प्रयोजन, ये उपक्रम कई साल चलता रहा। क्यों? क्योंकि मैं शाम के वक्त घूमने का शौकीन हूँ। शाम को लंबी सैर करता हूँ, सुबह घूमने नहीं जाता। एक दिन अचानक मुझे सुबह भी घूमने के लिए जाना शुरू कर दिया। उस दिन थोड़े बादल थे आकाश में और मैं सूर्य निकलने से पहले ही चल पड़ा था घूमने। मैं नहर के किनारे घूम रहा था कि पूर्व दिशा में मुझे सूर्य निकलता हुआ दिखाई दिया। अचानक मेरी नज़र पश्चिम दिशा की तरफ चली गई। वहाँ क्या देखता हूँ आप हैरान होंगे। मैं तो हुआ ही था कि इंद्रधनुष है और इंद्रधनुष में कई रंग थे या अलग रंग थे, लेकिन मुझे वो तीनों रंग तिरंगे के दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा अरे उस बच्चे ने मेरी ये गलती बताई और मैं इतने साल से मान रहा हूँ और इंद्रधनुष तो मेरे सामने है एकदम सूर्य निकलने के समय सुबह सुबह। इसका मतलब है मेरी कल्पना गलत नहीं थी। मुझे उस दिन एक तसल्ली ये हुई कि भी चलो, मैंने कल्पना की थी बच्चों को सबसे बड़ा तिरंगा इंद्रधनुष में दिखता बताया था, वह गलत नहीं था। इससे बड़ा संतोष हुआ। लेकिन बाद में मैंने सोचा भी ऐसा क्यों हुआ। उस बच्चे ने मेरी गलती बताई और मैं उसका जवाब नहीं दे सका। इसका कारण मेरी आदत, मेरी गलत आदत कह सकते हो, वो कि सुबह न घूमने की। अगर मैं उठकर सुबह घूमने जाने वाला होता तो किसी न किसी दिन असली तिरंगा देख भी लेता ना। वो नहीं देखा तो गलती भी माननी पड़ी, बिना गलती के गलती माननी पड़ी और उस गलती का मैंने उपयोग भी किया। ये जिद नहीं की कि नहीं होता, होता है, नहीं होता, होता है, ये जिद नहीं की। क्यों? जब तक मुझे तथ्यों का पता ही नहीं था। और उस दिन से मैंने एक और सावधानी कर ली कि भविष्य में किसी भी बाल कथा में कोई तथ्य डालूंगा तो उसकी पहले पुष्टि कर लूँगा, ताकि कोई दूसरा ये तो नहीं कहे गलती है, बच्चों के पास ये तो न जाए कि भी मैंने देखो क्या लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, ये बात बच्चों के तरफ न जाए। और उस दिन से ही मैं इस बारे में सावधान हूँ कि शायद दूसरी मेरी किसी भी कहानी में किसी पाठक ने, किसी श्रोता ने, किसी संपादक ने कोई गलती नहीं बताई। धन्यवाद। 2 कहानियाँ पूरी हो गई है और ऋषि शर्मा जी, मेरा निवेदन है कि मुझे आप आज्ञा दीजिए। बहुत निसंदेह गलती मान लेना सुषमा रजनी जी बहुत बड़ी बात है और प्रकृति से निकट का लगाव होना चाहिए, उससे ही मानव बचेगा। बरसात के लिए और चीज़ों के लिए हमें प्रकृति पर ही निर्भर रहेंगे सदा सदा के लिए। चाहे हम कितने ही आविष्कार कर लें, चाहे कितने ही आधुनिक बन जाएं, विज्ञान हमें कुछ भी दे दे, लेकिन जो प्रकृति दे सकती है वो कोई और नहीं दे सकता। इसलिए इंद्रधनुष देखना होगा असली तो सुबह भी घर से निकलना होगा। नमस्कार। बच्चों तक तथ्यपूर्ण जाना चाहिए। धन्यवाद ऋषि शर्मा जी। निसंदेह बच्चों तक जाना चाहिए। उमा मेहरा जी, बच्चों के धन्यवाद आपके बात के लिए। नमस्कार। मुझे आज्ञा है डॉक्टर ऋषि शर्मा जी। धन्यवाद।